नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंची और बाद में मिलने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आधा घंटा की इस बातचीत में उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे पर बात की है कि हमें जनसंख्या के हिसाब से और वैक्सीन मिलनी चाहिए। मोदी जी ने कह दिया है हाँ देखेंगे, मतलब तंज कस रही है। और ये वो ममता बनर्जी है जो यास चक्रवात तूफान के समय जब नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के हालात जानने के लिए गए थे और पड़ोसी राज्य में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, लेकिन ममता बनर्जी अपने मुख्य सचिव के साथ वहां गई और रिपोर्ट सौंपने के बाद तुरंत चली आई और आधा घंटा देरी से गई थी। यही वही ममता बनर्जी है जिनको इतना एडिकेट नहीं पता कि एक देश के प्रधानमंत्री यदि आपके राज्य के हालातों को जानने के लिए गए हुए हैं तो उन्होंने अगर कोई मीटिंग कॉल की है, उस प्रोटोकॉल के तहत आपको पहले पहुंचना होता है पीएम के जाने के पहले। लेकिन वो खुद तो लेट गई, मुख्य सचिव को भी लेट किया क्योंकि एक ही प्लेन में गए, तो मुख्य सचिव को भी वो ये नियम का उल्लंघन करना सिखा रही थी और दोनों जने आधा घंटा देरी से पहुंचे। और फिर रिपोर्ट देने के बाद मोदी जी मीटिंग खत्म करते उसके पहले ही ममता बनर्जी वहां से जा चुकी थी। और आपको बताएं, नरेंद्र मोदी जब उस यास चक्रवात के तूफान के बारे में वहां रिपोर्ट लेने के लिए गए थे, बाकायदा वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई थी जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए उस पूरे एरिया का खाका दिखाया जाना था, नक्शा दिखाया जाना था। और जो वीडियोग्राफी हुई थी वहां के डीएम के जरिए तो उनको सबको दिखाया जाना था और ये तय होना था कि कितना नुकसान हुआ, उसके लिए केंद्र से क्या क्या मदद चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी है तो अपनी पिनक में वो मीटिंग छोड़ करके बीच में चली गई थी और बड़ा भारी अपमान ये पीएमओ का, प्रधानमंत्री का हुआ, जिसके बाद मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है, आज दिल्ली में आती है, प्रधानमंत्री से मीटिंग करती हैं और उम्मीद कर रही हैं कि मोदी जी उनको कहेंगे आइए बैठिए, कैसी बात रही, क्या क्या चाहिए, ठीक है जी आपने जो बोला सब ठीक है। लेकिन ये ममता बनर्जी भूल जाती हैं कि जब चुनावी रैली थी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए किया। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को बाहरी तक कहा, लोगों को भड़काया, पश्चिम बंगाल के लोगों को भड़का के ये कहा ये बाहर से लोग आते हैं, ये यहां चुनाव कराने आए हैं, ये बाहर के लोग हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को बाहरी बताकर पश्चिम बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश की इस ममता बनर्जी ने। तो आज कई बीजेपी के लीडर जो पश्चिम बंगाल की राजनीति करते हैं, जिसमें जो आपको बताएं दिलीप घोष हैं, उन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी अब दिल्ली जा रही है तो काहे के लिए जा रही हैं? उस प्रधानमंत्री को जिसके सामने आप बैठना नहीं चाहते, जिसकी मीटिंग में आप उपस्थित नहीं होना चाहते, जिसके सामने आप पूरा कोई खाका खींचना नहीं चाहते, बैठकर मीटिंग में आपको बेइज्जती लगती है, आज आप उनके पास फिर से मांगने जा रहे हो। और इसीलिए दिलीप घोष ने शब्द इस्तेमाल किया था कि दीदी अब भीख मांगने जा रही है। तो वो इसीलिए कहा था कि अगर आपको आपके अंदर इतना है कि आप पश्चिम बंगाल को खुद से संभाल सकते हो और आपको केंद्र की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों मांग रहे हो? आप जब केंद्र सरकार ने एक छूट दे दी कि वैक्सीन हर राज्य मंगा सकता है तो मंगाए, जब तो थड़ी मार रहे थे कि हम अपना काम खुद करेंगे। और आज जब वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है तो मोदी जी याद आ रहे हैं, तब केंद्र सरकार याद आ रही है। लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करती है तो कहते हैं ये कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, ये तो बाहर ही हैं, इनका दखल नहीं चलेगा। आपने नियम कायदा कानून तोड़ा, आपके सचिव ने पीएम की बेइज्जती की, और अगर केंद्र कार्रवाई करता है जो कि उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तब आप कहती हो जी केंद्र ये कैसे कर सकता है, ये तो मेरे मुख्य सचिव हैं, ये मेरे राज्य के अधीन आते हैं, मैंने अनुमति नहीं दी तो कार्रवाई कैसे हो गई। तब वो मैं आगे आ जाता है। वो भूल जाती हैं कि आप केवल एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पावर मुख्यमंत्री की राज्यों के तहत है। और हालांकि ये अभी मुख्यमंत्री बनी है जबरदस्ती, विधायक नहीं है। जब आप विधायक नहीं हो, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, ये तो संविधान में 6 महीने का टाइम दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि 6 महीने में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है राज्य में। जब वो मैं अगर कहीं इंजीनियरिंग ना करूं और मैं किसी नौकरी पे लग सकता हूं क्या? मैंने एमबीबीएस नहीं किया,
मुझे कोई हॉस्पिटल नौकरी पे रख सकता है क्या कि साहब डिग्री अभी आना बाकी है, कोई बात नहीं, डिग्री बाद में आती रहेगी, पहले आप डॉक्टर बनके ऑपरेशन थिएटर में करो ऑपरेशन। है कहीं नियम? कोई नियम नहीं है कि बिना एमबीबीएस की डिग्री के किसी ऑपरेशन थिएटर में किसी डॉक्टर को घुसाया जा सकता है। किसी को बिजली विभाग में इंजीनियर को कोई बिजली का काम दिया जा सकता है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि ममता दीदी नंदीग्राम से लड़ी, हार गई, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन गई। वाह भाई वाह, 6 महीने मुख्यमंत्री का आनंद ले लो, उसके बाद चुनाव में अगर हार गई 6 महीने आनंद लेके छोड़ दो। 6 महीने में क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या किया है हमें पता है। बीजेपी के कितने ही कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कितने ही लोगों के घर जला दिए गए। ये तब नहीं होता अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ना बनती। बनी, बिना विधायकी के बनी। ये है कानून का दुरुपयोग और ये कानून हमारे देश में बदलना चाहिए। आम जनता मांग कर रही है कि जब एक कोई डॉक्टर बिना एमबीबीएस डिग्री के एक कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी हॉस्पिटल की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, एक इंजीनियर नौकरी प्राप्त बिना डिग्री के नहीं कर सकता, तब ये नेता लोगों को छूट क्यों है कि ये इस तरह की बदतमीजियां करें, और वो भी बिना विधायक के, बिना सांसद के संसदीय दल की नेता बन गई। अभी सपना देख रही है पीएम बनने का, तो ये क्या करेंगी दिख रहा है कि चुनाव में अगर हार गई तो ये सारे विपक्षी दल सोच के मिल रहे हैं कि मिल जाओ, शरद पवार से मिल रही हैं, सोनिया गांधी से मिल रही हैं। क्यों? लगता है मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एक हो जाओ तो कुछ सीटें ले आएंगे। कोई विचारधारा नहीं है, बस केवल एक ही है तरीका कि सीट कम भी रही तो किसी तरह हैंकड़ी चलाकर वो सोच रही है जैसे पश्चिम बंगाल में तुम सीएम बन गई बिना विधायक के, ऐसे ही बिना सांसद का चुनाव जीते आप जो है देश का प्रधानमंत्री बन जाना। ये सारे विपक्षी दल कहेंगे ये ममता बनर्जी बड़ी अच्छी है, बड़ी पावरफुल है, देखो भाई मोदी को इन्होंने पटकनी दी और एक है, और इसलिए हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए कवायद कर रहा है। तो ममता बनर्जी का ये दौरा, वैक्सीन की मांग कम, असली मुद्दा यह है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर 2024 के चुनाव की रणनीति बनाना चाहती हैं, और ममता दीदी इस काम में पीछे नहीं रहना चाहती कि कहीं ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए और प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और बन जाए। उनको लगता है कि मेरे से बड़ा दादा इस देश में कोई नहीं है। नाम लोग दीदी कहते हैं लेकिन वो अपने को दादा समझती हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं उसके बाद अभी तक टीएमसी का एक भी गुंडा, एक भी कार्यकर्ता, एक भी कोई ऐसा नेता जिसका नाम एनएचआरसी की रिपोर्ट में, महिला आयोग की रिपोर्ट में और कोर्ट में लोगों ने लिया है, वो कोई भी अभी जेल में नहीं गया है। तो लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बीजेपी वालों को मार सकते हैं, हम महिलाओं के साथ रेप कर सकते हैं, और हम ये सब करते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मदद कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं, घुसपैठ करा सकते हैं, देश में गृह युद्ध की धमकी दे सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री का मैं बेइज्जती कर सकती हूं, कर दी। तो मोदी जी ने उसके बदले में क्या किया? कुछ नहीं। उसके बदले में उन्हें पता है कि आप ऑफिस में जाओगी मोदी जी से मिलने तो चाय पिलाएंगे वो। तो उनको लगता है कि ममता बनर्जी को लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूं, और यही अहंकार रावण के अंदर भी था कि उसको लगता था मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सारे देवी देवता मैंने बंदी बना रखे हैं, तो मैं कौन होता है ये राम और लक्ष्मण, ये मैं इनसे माफी मांगूंगा? कोई बात नहीं, देखता हूं। तो रावण का अंत क्या हुआ? अहंकार का अंत ऐसा ही होता है, मारा ही गया, छोड़ना ही पड़ा। तो ममता दीदी आप इतिहास से सीखो, भारतीय संस्कृति का इतिहास है। जिस पश्चिम बंगाल में आप हो वहां तो देवी का देश है ना, देवी की मूर्तियां हैं, देवी की पूजा होती है, तो देवी का आप तो चंडी पाठ जानती हो, आपको पता होना चाहिए कि राक्षसों का वध करती है देवी। और राक्षस कौन? जो बुरे कर्म करे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करे, जो राक्षसी प्रवृत्ति का काम करता हो, वो राक्षस है। राक्षस के कोई सींग और दांत बड़े बड़े थोड़ी होते हैं, ये तो चित्रकारों ने बनाने के लिए दिखाया। तो आपके पश्चिम बंगाल के राज्य में अनेक राक्षसों को आपने शरण दे रखी है, जो महिलाओं के रेप करते हैं, जो लोगों को कत्ल कर देते हैं, जो लोगों के घर जला लेते हैं, लोगों को लूट लेते हैं।
ऐसे लोगों को आपने शरण दे रखी है। इतने सारे राक्षस पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ करा रखे हैं, ये रोहिंग्या जो मनुष्य को मार के खा जाएं, ऐसे रोहिंग्या आपको प्यारे लगते हैं, तो इस पर आप कुछ नहीं बोलती, कोई कार्रवाई नहीं करती और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। इस देश का प्रधानमंत्री वो बन सकता है, वो बनने की काबिलियत रखता है जो सबका साथ सबका विकास करता हो, जिसके अंदर सबका विश्वास पैदा करने की भावना हो, जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इस काम में मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक जो शासन किया है वो एक ऐसा उदाहरण है कि देश वाले बोलते हैं कि देश की आजादी के बाद से ऐसा कोई आज तक नहीं आया जिस तरह का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष भी पूरा कोई उंगली नहीं उठा सकता। यह बात अलग है कि कांग्रेस कभी राफेल का मुद्दा लेती है, कभी पेगासस का मामला लेती है, फर्जी हल्ला करती हैं, और जिस पेगासस को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, उसी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लीडरों की जासूसी करने के लिए करती हो, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जासूसी कराती हो। वो सॉफ्टवेयर किसी का, नाम केंद्र का। ये नहीं चलेगा दीदी। और आपको ये प्रधानमंत्री का सपना मुंगेरी लाल के सपने की तरह ही देखना पड़ेगा, होना कुछ नहीं है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वंदे मातरम।